हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी बादलों के घेरे, जो कि कृष्णा सोबती द्वारा रचित कहानी है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक दर्द भरी कहानी है। तो चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, बादलों के घेरे हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती की एक अत्यंत संवेदनशील और मनोवैज्ञानिक कहानी है। ये कहानी उनके इसी नाम से कहानी संग्रह में संकलित हुई है। इसमें अकेलापन, बीमारी, मृत्यु, भय और जीवन की संभंगुरता को गहराई से प्रस्तुत किया है। देखिए, ये जो कहानी है ना, ये कहानी में एक टीवी का पेशेंट या दूसरी जो अछूत बीमारी कहते हैं ना, तो उससे वो सफरिंग हो जाती है। एक जो लड़की रहती है, अभी यहाँ पे एक लड़के का जिक्र किया है क्योंकि कहानी की शुरुआत उसी से हुआ है। तो क्या होता है कि जो लेखक है, लेखक नहीं कहेंगे, लेखक नहीं है, वो एक लड़का है जो क्या करता है, जो अपनी मामी के घर में आता है। ठीक है, मामी के घर में आता है और मामी की जो भतीजी है, उसको एक प्रकार का रोग हो जाता है, जिसको छूने से क्या हो जाता है, बीमारी फैलती है और हम उसको अछूत की बीमारी कह सकते हैं। तो वो जो लड़की है, वो बचपन से ही उसके माता पिता मर चुके हैं। ठीक है, और उसकी वो अपनी चाची के पास रहती है, चाचा चाची के पास। पर उसको अचानक ही ये बीमारी हो जाती है, और बीमारी हो जाती है तो चाचा चाची रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि ये छूने से फैलती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, उसको भुआली के जो उत्तराखंड का जो इलाका है ना, जहाँ पहाड़ी इलाका, जहाँ पे उस पेशेंट को रखा जाता है, तो वो उस पेशेंट को, मतलब वो लड़की को वहाँ पे रखते हैं। और वो जो लड़की है, वो बेचारी, पहले ही माता पिता तो मर चुके हैं और उसके बाद में सिर्फ परिवार के नाम पर उसके चाचा चाची और उसकी जो बच्चे हैं वो रहते हैं। तो ये जो लड़की है ना, क्या होता है, ये लड़की को वो उस दिन का इंतज़ार करती है, जब इसको, मतलब हफ्ते में एक दिन या महीने में या 15 दिन में वो एक ही बार अपने चाचा चाची से मिलने आती है। क्योंकि देखो, अकेलापन लगता है जब बीमारी हो जाती है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि कोई हमारे दर्द को कम करने के लिए आए या हमारे कोई रिश्तेदार हो। पर ये लड़की के ना माता पिता रहते हैं, कुछ नहीं है, और वो चाचा चाची के पास भी रहती है। चाचा चाची के साथ रहती थी, पर बीमारी के कारण अलग हट के रहती है। तो ये लड़की उस दिन का इंतज़ार करती रहती है कि जब मैं चाचा चाची के बच्चों से मिलूँगी, उनसे बात करूँगी। तो हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में एक बार आती है। पर चाची को ऐसा लगता है कि ये क्यों आती है, क्योंकि ये आती है तो बच्चे फिर इसके पास जाते हैं और बच्चे इसको छुएंगे तो उसको क्या हो जाएंगी, बीमारी हो जाएगी। तो इस डर से चाची चाहती है कि ये आए ना। पर वो जो लड़की है, उसकी मन स्थिति को देखो कि वो अपने लोगों के पास आने के लिए तरसती है और आती है। पर जो चाची है, उसको वो क्या करती है, आने नहीं देती, मतलब बच्चों को स्पर्श करने नहीं देती है और सोचती जैसी आई है फटाक से चले जाए, सुबह आए शाम को चले जाए। तो क्या होता है, ये जो चाची का एक भतीजा रहता है, वो भतीजा क्या करता है, वो भतीजा छुट्टी बिताने के लिए अपनी चाची के घर में आता है। तो जब वो आता है, फिर वो पूछता है कि तुम्हारी वो जो भतीजी थी, है ना, तो वो कहाँ है। तो ये क्या करती है, ये उसको बोलती है कि तू उससे दूर ही रह, उसके बारे में बताना नहीं चाहती है। पर अचानक एक बार वो आ जाती है, ये उसको देख लेता है, तो उसको देख के उसके प्रति उसको अपनापन आ जाता है और फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो उसके बारे में उसको अट्रैक्शन आ जाता है और उससे उसको प्रेम हो जाता है। अब प्रेम हो गया है तो अब क्या होता है कि उसको प्रेम हो जाता है और फिर बाद में क्या करता है, वो ना चाहते भी, ये उसकी जो बुआ है उसको हमेशा मना करती है कि देखो, उसकी बुआ उसको हमेशा मना करती है कि देख बेटा, कि अब वो लड़की जो है ना, वो तुम्हारे लायक नहीं, क्योंकि उसको बीमारी हो चुकी है। अब वो उसका ख्याल करना और उसके बारे में सोचना गलत है, क्योंकि कुछ तो हो नहीं सकता। पर ये जो मन है, वो मन तो कहीं ना कहीं कहाँ मानता है मन। तो जो लड़का है, उसको उसके प्रति कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो जाता है। तो ये जो लड़का है ना, वो क्या करता है, ऐसे ही घूमते घूमते उसके घर पहुंच जाता है, किसके, वो लड़की के घर में। और वो जो लड़की रहती है, वो कहीं बाहर कहीं गई है शायद, तो घर में जाता है। तो ये, और इतनी दूर वो पैदल चल के जाता है। ठीक है, वो पैदल चल के जाता है लड़का, और पैदल जाने के बाद क्या करता है, पैदल जाता है और तो फिर वो घर जाके पहुंचता है। तो वहाँ पे उसका जो नौकर रहता है, नौकर और एक नौकरानी जो उसकी देखभाल के लिए रहता है, तो वो बोलते हैं कि भैया आपको कौन चाहिए। तो वो बोलती है कि मैं ये लड़की से मिलने आया हूँ। तो उसको बोलते हैं कि वेट करो, चलो बैठो। ठीक है, फिर ये जो लड़की है, वो 2 घंटे के बाद आती है, 2-3 घंटे के बाद आती है। तब तक वो वेट करते हुए बैठा रहता है। और जब वो आती है ना,
तो आने के बाद भी उसके चेहरे में कि जैसे प्रसन्नता होनी चाहिए कि अरे हमारे इधर कोई गेस्ट आया, कोई लड़का आया है, तो उसके आँखों में ऐसी नॉर्मल रहती है वो, कि ध्यान ही नहीं देती कि आए हैं और बैठे हो, बस इतनी बात। कि कोई जैसे हमसे कोई मिलने आता तो कितना एक्साइटमेंट रहता है, और वो जो लड़का है वो उसके लिए इतनी दूर से आया है, ठीक है, इतने दूर से आता है, इतना वेट करता है, तब भी उसके चेहरे में कोई हाव भाव नहीं रहता है। और ये अपेक्षा करता है कि वो लड़की देख के मुझे खुश हो जाएगी, उसके मन में तो कुछ लगेगा, पर देखते हैं ना ये बिल्कुल शांत बैठे रहती है वो, कुछ नहीं। फिर अपने जो देखभाल करने वाले जो चाचा रहते हैं उसको बोलती है, गाड़ी से उतरती है, बोलती जाओ सामान ला दो। और क्योंकि भुआली की बात है, उत्तराखंड की बात है, तो ठंडी तो रहेगी, तो वो शॉल वगैरह में लपटी हुई है, और फिर वो अपना सामान मंगाती है और अपने बेडरूम में बैठ जाती है। फिर ये जाता है और वो उससे पूछती है कि कैसे आना हुआ, तो वो बोलती है कि आपसे मिलना है। ठीक है, फिर वो चाचा को बोलती है कि इसको नाश्ता पानी वगैरह दे दो, तो वो बोलता नहीं कुछ नहीं होना, और ऐसे बोल के बस इतनी ही बात करती है और जाके अपने कमरे में सो जाती है। तो लेखक को मतलब ये जो लड़का है इसको फील होता है कि अरे मैं इतनी दूर से इसके लिए पैदल आया, इससे बात करना चाहता हूँ, इसके साथ समय बिताना चाहता हूँ, पर ये लड़की कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। पर उसको क्या पता था कि ये लड़की के मन में क्या है, क्योंकि जो लड़की है ना वो ना कहीं अपने भाग्य को कोसती है। कि देखो, उसको कहीं ना कहीं लगता है कि यदि कोई मुझे पसंद कर रहा है या मेरा दोस्त बनना चाहता है, पर मेरा दुर्भाग्य देखो कि मैं उससे बात नहीं कर सकती, उसके साथ समय नहीं बिता सकती, क्योंकि मुझे अछूत की बीमारी है ना, और ये फैल गई तो उसको बीमारी हो जाएगी। तो वो अपने आप से लोगों को दूर करने की कोशिश करती है, उस लड़के को दूर करने की कोशिश करती है। और ये जो लड़का है फिर वो वापस आ जाता है, फिर वो उसके बारे में ही सोचते रहता है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रहता है। और जो उसकी बुआ है उसको समझाते हैं कि वो लड़के से दूर रहे, तो दूर रहे। और फिर क्या होता है कि ये जो लड़का है ना, ये इसकी जो मंगनी तय कर देती है, इसकी जो माँ रहती है ना वो मंगनी तय कर देती है, और ये फिर क्या करता है, चले जाता है और जाके शादी करके खुश रहता है, शादी करके खुश रहता। और ये जो लड़की रहती है ना बेचारी, इसको कहीं ना कहीं एक आत्मीय संबंध इसका जुड़ जाता है उसके साथ, और ये उसको कहीं ना कहीं मन में तो चाहती थी पर बोल नहीं पाई। और फिर ये घड़ी घड़ी अपनी बुआ से, अपनी चाची से पूछती थी उस लड़के के बारे में, और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और वो मर जाती है। तो बहुत दिन हो जाते हैं, बहुत दिन होने के बाद ये जो लड़का है ये अपनी घर गृहस्थी में खुश है। और फिर उसको क्या होता है, 4-5 साल के बाद, नहीं इसके बच्चे भी हो गए हैं, 4-5 साल के बाद या 5-6 साल के बाद इसको उसी लड़की की जो, उस लड़की को जो बीमारी थी ना, वो उस प्रकार की बीमारी उसको हो जाती है। और जब बीमारी होती है ना तो उसके इलाज के लिए भी उसको क्या करते हैं, पहाड़ी इलाके में जहाँ पे जो कॉटेज में इस लड़की को जो रखे थे ना, वहीं पे उसको ले जाके रखते हैं। और रखने के बाद में भी जो इसकी जो बीवी है, बीवी और बाल बच्चे सिर्फ हफ्ते में या महीने में एक बार उसको देखने के लिए आते हैं। तो वो ऐसा सोचता है, वो जो लड़का है वो ऐसा सोचता है कि ये मतलब ये बीमारी हो जाने से क्या अछूत हो जाते हैं क्या, कि हमारे जितने भी सगे, जो हमारे आत्मीय रिश्ते रहते हैं, जो हमारे सगे रहते हैं, जिसने जीने मरने की कसम खाई थी, आज वो मेरे से दूर भाग रही है। उसकी जो पत्नी है ना, वो अपने बच्चों को लेकर आती, दूर से दिखाती थी अपने पिता को, और वो चाहता है कि मैं अपनी पत्नी के गले लगूं, अपने बच्चे से गले लगूं, पर मिल नहीं पाता, कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मुझे गंभीर बीमारी है, और ये बीमारी के कारण शायद उसके बच्चे को या उसकी बीवी को भी हो जाए। यानी मजबूरी, लाचारी, इस बीमारी से अकेलापन जो जैसा फील होता है ना, कि बहुत ज़्यादा जो दुख भरी चीज़ें रहती, कि सारे जो रिश्ते थे अब वो क्या हो गए, वो दूर चले गए हैं। व्यक्ति अकेला रह गया है बीमारी में, अपने लोगों का साथ चाहिए तो वो साथ मिलने की बजाय और लोग उससे दूर जा रहे हैं, उनसे छुआछात का भेदभाव कर रहे हैं। और यहाँ पे वो अपनी याद करता है कि उसकी बीवी कैसे उसको, उसके देखे मतलब उसको देखे बिना उसकी सुबह नहीं होती थी, और इतने बड़े बड़े वादा करती थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी। आज वही उसकी पत्नी उसको क्या कर रही है, उससे दूर हट रही है, उसके बच्चे को दूर हटा रही है। वो ऐसा नहीं चाहती कि उसके पिता के पास वो बच्चे जाए। उसकी जो माँ और पत्नी रहती है ना, वो पत्नी अपने बच्चे को लेकर आती है पर दूर से दिखाती है, तो इसको बहुत ही दुख लगता है, अकेलापन, और ऐसा लगता है कि नर्क भरी ज़िंदगी है, ऐसा उसको फील होता है। फिर उसको याद आता है कि वो जो एक लड़की थी जिससे मैं प्रेम करता था, मैंने भी तो उसको रास्ते में ही छोड़ दिया था, मैंने भी तो उसको आत्मीयता और अकेलापन जो घुटन थी उससे दूर करने का प्रयास नहीं किया, और मैं सिर्फ उसको
प्यार के नाम पे या कह के मैंने उसे छोड़ दिया, और उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तब मैंने उसके तरफ पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, उसका हालचाल भी नहीं पूछा, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैंने ये अपराध किया और शायद मेरी करनी का फल मुझे इस तरह से मिला। यानी जो इसकी ज़िंदगी है वो बादलों के घेरे के समान है कि बादल कैसे सफ़ा होते हैं, और अब उसमें जब बादल सबको घेर लेते हैं, काले बादल आकाश को जब घेर लेते हैं, तब बहुत ही जीवन में एक तरह का अंधेरा आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है। तो ये लड़के के जीवन में भी इसी प्रकार के अंधेरा, घुटन, अकेलापन, ये सब के बादल छा जाते हैं। तो देखिए, अब जो मैंने कहानी बताया, अब कहानी में वो लड़का उससे सफरिंग है, टीबी से सफरिंग है, एक गंभीर बीमारी से सफरिंग है जो छूने से फैलती है। ठीक है, तो अब उसके बारे में हम इसको विस्तार से जानेंगे। ठीक है, और एक बात बता दें, यदि आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, तो देखिए, बादलों के घेरे हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती की एक अत्यंत संवेदनशील और मनोवैज्ञानिक कहानी है। ये कहानी उसके इसी नाम से कहानी संग्रह में संग्रहित है। इसमें अकेलापन, बीमारी, मृत्यु, भय और जीवन की संभंगुरता को गहराई से प्रस्तुत किया है। कहानी की पृष्ठभूमि उत्तराखंड के भुवाली नामक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। देखिए, ये जो कहानी है ना, कहानी का जो मेन क्षेत्र कहाँ है, भुवाली नामक पहाड़ी इलाका। ठीक है, जो पुराने समय में टीबी के रोगियों के इलाज के लिए प्रसिद्ध था। कहानी का मुख्य पात्र एक बीमार व्यक्ति है जो भुवाली की किसी एक छोटी सी कॉटेज में रहकर अपनी बीमारी से संघर्ष कर रहा है ना। उसको बीमारी हो गई है और उसको एक कॉटेज में रखा है, और उस कॉटेज में रहकर वो क्या कर रहा है, उस बीमारी से संघर्ष कर रहा है। वो अधिकतर समय बिस्तर में लेटा खिड़कियों के बाहर पहाड़ों, धुंध और बादलों से को देखता रहता। ठीक है, वो अकेले क्या करता, बादलों को देखता और पहाड़ों को, सभी को देखता रहता है। बाहर फैले बादलों के घेरे जो है उसके भीतर के डर, उदासी और अकेलेपन का प्रतीक है। जो बाहर वो देखता है कि बादल में कैसे बादल घिरे हुए हैं, तो उसे लगता है कि उसी प्रकार का जो बादल को घेर के अंधकार छाया हुआ है ना, उसी तरह मेरे जीवन में भी डर, उदासीन, अकेलापन के बादल छा गए हैं। ठीक है, कहानी में प्रकृति और मनुष्य की स्थिति को बहुत गहराई से जोड़ा गया है। पहाड़ों पे छाए बादल जैसे धीरे धीरे सब कुछ ढक लेते हैं ना, उसी तरह बीमारी और निराशा भी पात्र के जीवन को घेर लेती है। उसका मन हर समय मृत्यु की आकांक्षा से भरा हुआ रहता है। दिन और रात बीतते रहते हैं, लेकिन उसके भीतर की घुटन और एकांकीपन कम नहीं होता। यानी जो टीबी के मरीज रहते हैं ना, हमेशा जीवन से संघर्ष कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल मरना है, पर आज नहीं तो कल मरना है, पर इस ज़िंदगी में, बची हुई ज़िंदगी में जो अकेलापन, जो घुटन उनको महसूस होती है, हमेशा मृत्यु का डर सताते रहता है। वो घुटन, दर्द वही व्यक्ति जान सकता है जो उस रोग से ग्रसित हो। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी भावपूर्ण और प्रतीकात्मक भाषा है। ठीक है, यहाँ पे ये कहानी भावपूर्ण और दर्दनाक कह सकते हैं, मन को छूने वाली मार्मिक कहानी है। लेखिका ने बादलों को केवल प्राकृतिक दृश्य के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के दुख, असुरक्षा और अनिश्चितता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। कहानी में मानवीय संवेदना, स्मृति और मानसिक संघर्षों का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। यानी कहने का मतलब, एक मनोवैज्ञानिक कहानी है कि वो जो बीमार व्यक्ति है ना, उसके मन के भावों को समझने के लिए उसको क्या फील होता है, कैसा महसूस होता है, और उसके माध्यम से संपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बताया जो उस बीमारी से ग्रसित होता है। ठीक है, कुल मिलाकर बादलों के घेरे मनुष्य के अकेलेपन, बीमारी से घुटते हुए जीवन और मृत्यु के भय को गहराई से व्यक्त करने वाली एक प्रभावकारी कहानी है, जो पाठक के मन को लंबे समय तक क्या कर सकती है, असर छोड़ती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।